कल्पना करिए अगर भारत की संसद कल एक ऐसा कानून पास कर दे कि अब मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट अस्तित्व में नहीं रहेंगे, या फिर सरकार चुनावों में धांधली करके हर विपक्षी आवाज को खामोश करने का कानून बना दे, तो क्या होगा? डरावना लगता है ना आपको? अब सोचिए, ऐसे समय में भारत को बचाएगा कौन? जवाब साफ है, वो भारत की न्यायपालिका है जो बचाएगी। बार बार भारत की सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग राज्य की हाई कोर्ट ने संविधान, लोकतंत्र और सुशासन की रक्षा के लिए बार बार खड़े हुए हैं। उन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों को निरस्त किया है और उसके साथ साथ भ्रष्टाचार पर रोक लगाई है और सरकार को जवाबदेह बनाया है। आज हम विस्तार से समझेंगे ऐसे 10 ऐतिहासिक मामले न्यायपालिका के, जहां पर न्यायपालिका ने भारतीय सुशासन को बचाया था। दोस्तों, ये सिर्फ कानून की थ्योरी नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र की असली कहानी भी है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्यों न्यायपालिका शासन की संरक्षक है। भारतीय संविधान के 3 स्तंभ हैं, आपको पता है सभी को। पहली है विधायिका जो कानून बनाती है, और दूसरी है कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है, और तीसरी है न्यायपालिका जो कानून की व्याख्या और उसकी रक्षा करती है। लेकिन जब पहले 2 स्तंभ, संविधान के स्तंभ, अपना काम करने में असफल हो जाते हैं, यानी कि कानून अन्यायपूर्ण हो जाए या फिर शासन भ्रष्ट हो जाए, तो न्यायपालिका आखिरी संरक्षक बन जाती है। यहां पर शक्ति आती है, और ये जो शक्ति आती है न्यायपालिका के पास कहां से आती है? अनुच्छेद 13 से संविधान के, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को शून्य बना देता है। और दूसरी आती है अनुच्छेद 32 और 226 से, जो नागरिकों को संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है, और न्यायिक पुनरीक्षण से, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, जिससे न्यायपालिका असंवैधानिक कानूनों और कार्यों को रद्द कर सकती है। इसी आधार पर हम देखते हैं भारत के 10 ऐतिहासिक फैसले, जहां पर सुशासन को बचाया गया। एक एक करके इन मामलों को हम डिस्कस कर रहे हैं। जो पहला केस है वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 सर्वोच्च न्यायालय। ये भारत का सबसे मशहूर केस है, संवैधानिक केस है। यहां पर न्यायालय ने जो संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, वो दिया था। और इसके तहत न्यायपालिका ने क्या कहा कि संसद संविधान को संशोधित कर सकती है, लेकिन वह संविधान की मूल विशेषताओं को नष्ट नहीं कर सकती। इस केस ने संविधान को राजनीतिक बहुमत से पूरी तरह बदलने से बचाया था। अब दूसरा केस है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, 1975 सर्वोच्च न्यायालय। आपातकाल के समय इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनौती दी गई थी। अदालत ने वह संशोधन रद्द कर दिया था जिसने प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर करने की कोशिश की थी। न्यायपालिका ने इस फैसले में यह भी कहा था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, इसलिए इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। इस केस ने चुनावों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को बचाया था। इस फैसले के ऊपर हमने एक डिटेल में विश्लेषण अपने चैनल पर किया हुआ है, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण 1975 का केस, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब तीसरा केस है मेनका गांधी बनाम भारत संघ, 1978 सर्वोच्च न्यायालय। इस केस के तहत अनुच्छेद 21 जो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसका विस्तार किया सर्वोच्च न्यायालय ने। अदालत ने कहा कि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया हमेशा न्याय संगत होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए और उसके साथ साथ तार्किक होनी चाहिए। मतलब तीनों होनी चाहिए, न्याय संगत भी होनी चाहिए, उचित भी होनी चाहिए और तार्किक भी होनी चाहिए। इस केस ने शासन को नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाया। अब एक और केस हम समझते हैं, वो है SR बोमई बनाम भारत संघ, 1994 सर्वोच्च न्यायालय।
जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन यानी के अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को सीमित किया। अदालत ने कहा इस फैसले के अंदर कि धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म संविधान का मूल ढांचे का हिस्सा है। इस केस ने राज्यों की सरकारों को केंद्र की मनमानी से भी बचाया था। एक और केस हम डिस्कस कर लेते हैं जहां पर सीबीआई से मामला ये रिलेट करता है। विनीत नारायण बनाम भारत संघ 1997, जिसको हम प्रॉपर्ली जैन हवाला केस के नाम से जानते हैं। अदालत ने सीबीआई और केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी के सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को स्वतंत्रता देने के लिए दिशा निर्देश दिए थे। इसने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत किया था और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सुशासन तभी सुरक्षित है जब जांच एजेंसियां राजनीति से मुक्त रहे। एक और महत्वपूर्ण केस है जो पुलिस सुधारों से रिलेटेड है, वो है प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006 सर्वोच्च न्यायालय। ऐतिहासिक पुलिस सुधार केस है। यहां पर अदालत ने आदेश दिया कि राज्य सुरक्षा आयोग बने, डीजीपी का कार्यकाल स्थिर होना चाहिए और पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त किया जाए। इसका मकसद था कि निष्पक्ष और जवाबदेह पुलिस व्यवस्था स्थापित हो। अब अगले केस की तरफ चलते हैं, वो है कॉमन कॉज बनाम भारत संघ। 2014 और 2018 का ये केस है जहां पर अदालत ने कोयला खदान आवंटन में हुए मनमानेपन को निरस्त किया था और जितना भी कोयला खदान आवंटन हुआ था उसको रद्द किया था। कहा गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो जनता के हैं और उनका पारदर्शी तरीके से उपयोग होना चाहिए। इस केस ने संसाधन प्रबंधन में जवाबदेही लाई। अब एक और केस, महत्वपूर्ण केस डिस्कस करते हैं, वो है 2G स्पेक्ट्रम केस जहां पर शासन को बचाया सर्वोच्च न्यायालय ने। 2012 का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट ने 122 टेलीकॉम लाइसेंस रद्द कर दिए जो भ्रष्ट तरीके से दिए गए थे। इस फैसले में अदालत ने कहा कि सार्वजनिक संसाधनों का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग नहीं हो सकता। यह भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक पर अंकुश था। ये जो फैसला था भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक पर सबसे बड़ा अंकुश था। एक और केस है ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 सर्वोच्च न्यायालय। इस केस को राइट टू लाइवलीहुड केस कहा जाता है। अदालत ने कहा कि जीविका का अधिकार जीवन के अधिकार यानी कि अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। इस केस ने गरीबों और मजदूरों को मनमानी से बेदखल होने से बचाया, मनमानी तरीके से बेदखल होने से बचाया, उनके घर सुनिश्चित किए। एक और केस डिस्कस कर लेते हैं। आज का जो 10वां केस है वो है नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 सर्वोच्च न्यायालय। इसमें धारा 377 आईपीसी की, भारतीय दंड संहिता की, को पढ़ते हुए समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया। अदालत ने गरिमा, समानता और समावेशिता को संवैधानिक मूल्य बताया और इस केस ने भेदभावपूर्ण औपनिवेशिक कानून को समाप्त कर शासन को समावेशी बनाया। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन 10 केसों में से कौन सा केस आपको लगता है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर था? क्या वो केशवानंद भारती केस था जिसने संविधान को बचाया, या फिर प्रकाश सिंह केस था जिसने पुलिस सुधार का रास्ता खोला, या फिर वो 2G स्पेक्ट्रम केस था जिसने भ्रष्टाचार को चुनौती दी? आपका जो भी जवाब है वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। देखते हैं कि हमारी कम्युनिटी किस केस को सबसे अहम मानती है। अब आगे चलते हैं कि न्यायपालिका किन उपकरणों के माध्यम से ये चीज सुनिश्चित करती है, सुशासन को सुनिश्चित करती है। न्यायपालिका ने यह सब केवल संयोग से नहीं किया, उसके पास मजबूत उपकरण भी है, टूल किट भी है। वो क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक समीक्षा, जो उसे मिलती है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और 226 के तहत। दूसरा है जनहित याचिका PIL, जिसे आम नागरिकों को न्याय तक पहुंचाया। और तीसरा है सुओ मोटो शक्तियां, अदालत खुद मामले उठाती है और उस पर फैसला सुनाती है। और चौथा मौलिक अधिकार प्रवर्तन, मौलिक अधिकार प्रवर्तन जिसमें नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। यही उपकरण न्यायपालिका को शासन का प्रहरी बनाते हैं।
अब जो अभी हमने ये 10 फैसले डिस्कस किए, इनके पूरे बारे में एक विश्लेषण करते हैं, आलोचनात्मक विश्लेषण, इसकी मजबूतियां क्या हैं, इनकी खामियां क्या हैं। अगर हम इन अहम फैसलों की मजबूतियों की बात करें तो ये नागरिकों को मनमानी से बचाता है, दूसरा कानून के शासन और जवाबदेही को सुनिश्चित करता है, और तीसरा विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है, और चौथा आधुनिक संदर्भ में अधिकारों का विस्तार करता है। अब आलोचनाओं की बात करते हैं। ये तो न्यायिक अतिक्रमण है, सबसे पहले तो यही आता है, ये न्यायिक अतिरेक है, अतिक्रमण है। कभी कभी अदालतें नीतिगत मामलों में दखल देती है जो वो ठीक नहीं है। और दूसरा, न्याय में देरी, कई सुधार जैसे कि पुलिस सुधार अभी भी पूरी तरह लागू नहीं हुए हैं। प्रकाश सिंह का केस हमने डिस्कस किया जो 2006 का सर्वोच्च न्यायालय का केस था, और पुलिस सुधार अभी तक पूर्णतः लागू नहीं हुए हैं। लोकतांत्रिक प्रश्न भी उठाए जाते हैं कि निर्वाचित नेताओं की जगह गैर निर्वाचित जज निर्णय ले तो जवाबदेही पर सवाल उठता है। इसलिए न्यायपालिका को सक्रियता और संयम के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। शासन की संरक्षक न्यायपालिका। दोस्तों, सच्चाई यही है कि बार बार न्यायपालिका ने भारतीय शासन को टूटने से बचाया है। दूसरा, केशवानंद भारती का केस हो, या इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण का केस हो, विनीत नारायण का केस हो, प्रकाश सिंह का केस हो, या फिर नवतेज सिंह जौहर का केस हो, जैसे मामले में उसने लोकतंत्र, अधिकारों और जवाबदेही की रक्षा की है। अगर ये फैसले न होते तो शायद भारत अधिनायकवाद या फिर भ्रष्टाचार के गहरे दलदल में चला जाता। इसलिए कहा जाता है कि न्यायपालिका केवल कानून की व्याख्या करने वाला संस्थान नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र और सुशासन की भी संरक्षक है। इसी के साथ जो ये हमारा सेशन है वो खत्म होता है, मगर अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर। क्या आपको लगता है कि न्यायपालिका को शासन बचाने के लिए ज्यादा सक्रिय होना चाहिए, या फिर उसे सीमाओं में ही रहना चाहिए और चुनी हुई सरकार को निर्णय लेने देना चाहिए? ध्यान सुनिएगा सवाल दोबारा से, कि आपको क्या लगता है कि न्यायपालिका को शासन बचाने के लिए और ज्यादा सक्रिय होना चाहिए, या फिर उसे सीमाओं में ही रहना चाहिए और चुनी हुई सरकार को निर्णय लेने देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हमें पढ़ने का इंतजार रहेगा। इसी के साथ ये हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो मूल्यवान लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हाइप भी करिएगा। यूट्यूब का नया फीचर है जिससे हमारी रीच और बढ़ेगी, और आप जैसे लोगों के पास जो ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं उनके पास तक हमारा कंटेंट और तेजी से पहुंचेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ कानून को नहीं पढ़ाते, हम लोकतंत्र और संविधान को सबसे आसान भाषा में भी समझाते हैं। और एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा कि अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट doonlawmentor.com या फिर हमारी ऐप दून लॉ मेंटर से। अगली बार तक एक बात याद रखिएगा कि कानून केवल किताबों का विषय नहीं है, बल्कि हर नागरिक के लिए सुशासन और न्याय की गारंटी है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।